गाइस, गेम ऑफ थ्रोन्स ऐसे बहुत कम सिने प्रेमी होंगे जो इसे देख नहीं पाए होंगे। 2011 की सीरीज मैंने 2026 में देखी, बट इससे इसके इम्पैक्ट में 19-20 का अंतर भी नहीं आया। गाइस सोचिए, 8 सीजन, पर सीजन ऑलमोस्ट 10 एपिसोड एंड हर एपिसोड पर आवर। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है सुनने में और एक्चुअली देखने में भी है, बट इसमें ना कुछ कैची पावर है। जब आप इसे देखते हैं तो आप खुद को ना महाभारत के संजय जैसा फील करते हैं कि सब कुछ आपके सामने लाइव चल रहा है। और गेम ऑफ थ्रोन्स का जो इम्पैक्ट है वो महसूस करा देता है कि ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ था और शायद कहीं किताबों में लिखा होगा। तो आने वाली जनरेशन जो गेम ऑफ थ्रोन्स देखेगी, ऑब्वियसली देखेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। स्टार्टिंग में जब आप इसको देखना शुरू करेंगे तो मे बी आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज ना हो जाए, तो मैंने आपको इसका मोटा मोटा थोड़ा सा एक संक्षेप में विश्लेषण करने की कोशिश करती हूँ। समझिए, दुनिया में एक जगह है वेस्टरोस नाम की। बहुत साल पहले की बात है। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते थे, मैजिक्स होता था, नेचुरल पावर्स होती थी। तो उन नेचुरल पावर्स में ना कुछ एक पेड़ और इंसानी चीज मिलके कुछ जीव पैदा हुए जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट कहा, जो छोटे थे, जो बच्चे थे, और वो जंगल में खेलते थे, जंगल की रक्षा भी करते थे और नेचर बड़ा खूबसूरत चल रहा था। और ऐसे में कुछ ज्ञान यानी विशालकाय लोग भी पैदा हुए, वो भी थोड़े पेड़ों से मिले जुले लोग थे और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। पर वही है, हम इंसानों की थोड़ी चुल है। तो कुछ लोग जिन्हें फर्स्ट मैन का नाम दिया गया इसमें, वो लोग इस एरिया में पहुंच जाते हैं और पेड़ों को काटने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके जंगलों का नुकसान हो, तो वो क्या करते हैं, अपने मैजिक पावर से जो इंसान होते हैं उन्हें मार देते हैं और उन्हें एक जॉम्बीज में चेंज कर देते हैं, जिन्हें नाम मिलता है व्हाइट वॉकर्स। ये एक तरह के जॉम्बी हैं। ये मरे हुए लोग हैं लेकिन इनकी आंखें चमकती हैं और ये उस समय जो फर्स्ट मैन थे, जो हम जैसे लोग थे, उनसे रक्षा करते थे। कहने का मतलब ये है कि हम ही लोगों को चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ने नाइट वॉकर्स बना दिया, मतलब हमें मारा, फिर हमें अपनी सेना में शामिल किया कि हमारी मदद करो। पर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए ना, जो इंसानी प्रवृत्ति है, वो थे तो इंसानी नाइट वॉकर्स, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि वो खुद उस चीज को हथियाना चाहते हैं और उनकी लड़ाई हो गई चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट से। पर जैसे जैसे ये लड़ाइयाँ चली और ये लड़ाई रुक गई, लेकिन इसमें क्या हुआ, जो चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट थे ना, उनका बहुत नुकसान हो गया। वो लोग, कुछ ही लोग बचे, और जो व्हाइट वॉकर्स थे उनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी। लेकिन उनका सीन ये था ना कि वो सर्दी में बहुत ज्यादा बाहर आते हैं और वेस्टरोस जो जगह है वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। इतनी ठंड की 3-3, 4-4 साल लंबी ठंड। और जो फर्स्ट मैन थे यानी कि इंसान थे, वो एक तरह के वाइल्डिंग्स बन गए। उनको वाइल्डिंग्स नाम दिया। वो भी जंगलों में रहने लगे क्योंकि बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो गई थी। वो इंसान तो थे पर आप उनको थोड़ा आदि मानव टाइप समझ सकते थे, सेंस तो था, पर वो जंगली लोग थे। तो जैसे तैसे लड़ाई खत्म हुई, लेकिन जो नाइट वॉकर्स थे उनका डर तो था ही। तो फिर ब्रेडन ऑफ विल्डर नाम के एक आदमी ने एक वॉल बनाई 700 फीट ऊंची, जो कि सिर्फ बर्फ, ईंट, पत्थरों से नहीं बनी थी, मैजिक से भी बनी थी, ताकि जो व्हाइट वॉकर है वो उस दीवार को पार ना कर पाए और नॉर्थ की साइड ना आ पाए, वेस्टरोस के नॉर्थ साइड ना आ पाए। तो उसके लिए उसने एक आर्मी भी तैयार करी। कुछ लोग थे जो रक्षा करते थे और बहुत सालों तक ये चल रहा था। तो आप समझ गए, एक प्रजाति व्हाइट वॉकर्स की हो गई, बची हुई प्रजाति चिल्ड्रन फॉरेस्ट हो गए, कुछ वाइल्डिंग्स हो गए और बाकी जो इंसानी रूप हो गए वो दीवार के इस तरफ आ गए। तो ये बहुत टाइम अंतराल में ये चीजें चल रही थी, सालों साल, 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, इस तरह से ये चीजें बीच में चल रही थी। फिर कुछ टाइम बाद एक जगह थी वॉल्केनो के आसपास, वहां ना ड्रैगन्स के एग्स थे और उन एग्स जो ड्रैगन निकलते थे वो ऐसे नहीं थे, वो आग उगलने वाले थे। तो जिन लोगों को वो मिले उन्होंने उन्हें पाला या एक तरह से अपना पालतू बनाने की कोशिश की गई, पर ड्रैगन पूरी तरह उनके कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उनको अपना हथियार बनाया और उनसे लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने वेस्टरोस पे पूरा कब्जा जमाने की सोची। हालांकि जो नॉर्थ था, जहाँ पे वो वॉल थी और जहाँ पे बर्फ पड़ती थी, वो एरिया को वो छू नहीं पाए। और जो व्हाइट वॉकर्स थे, नाइट वॉकर्स थे, वो तो बर्फ की साइड कहीं पे रहते थे, तो उनसे लड़ना इतना पॉसिबल नहीं था। तो वो एक एरिया छूटा हुआ था। बाकी जो इधर की साइड, साउथ की साइड को थे, ईस्ट की साइड को थे, वेस्ट की साइड को थे, जो किंगडम था उस पर ये लोग राज करने लगे। किसके बलबूते? ड्रैगन के बलबूते। तो टारगेरियन एक फैमिली थी जिसके पास 3 ड्रैगन थे, जिससे उन्होंने पूरे वेस्टरोस पे राज कर लिया, नॉर्थ को छोड़ के। और हाँ, जो वेस्टरोस था ना, वो 7 स्टेट से मिलके बना था, 7 किंगडम से मिलके। तो जो लड़ाइयाँ लड़ी गई इसमें, एगॉन नाम का एक टारगेरियन था, उसने उन तलवारों से, उसकी तलवारों से एक सिंहासन बनाया जिसे थ्रोन का नाम दिया गया और इसी के नाम पे गेम ऑफ थ्रोन था।
और माना जाता था कि जो उस थ्रोन को हासिल कर लेता है उसका राज्य 7 राज्यों पे हो सकता है। तो इंसानी प्रवृत्ति है कब्जा करने की, तो वहाँ लड़ाइयाँ चलती रहती हैं इस चीज़ को लेकर। तो कुछ स्पेसिफिक घराने बन गए, किंगडम बन गए, जैसे एक शाक घराना बना जो कि नॉर्थ में था और हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा था। एक बेरेथियन फैमिली थी, एक टारगेरियन फैमिली थी, एक लेनिस्टर फैमिली थी। ये मैं आपको 4-5 इंपॉर्टेंट फैमिलीज बता रही हूँ, बाकी छोटी मोटी फैमिलीज तो और थी। तो गेम ऑफ थ्रोन तब शुरू होता है जब बेरेथियन फैमिली जो होती है वो थ्रोन पे होती है। चारों तरफ से लड़ाई चल रही थी, सबको थ्रोन चाहिए था। और यहाँ पे जो टारगेरियन का सीन था, इनका जो वंश था ना ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। इनके वंश के 2 बंदे बचे थे, एक लड़का एक लड़की, भाई बहन, तो जिसमें भी भाई की मौत हो जाती है। एक लड़की बचती है, डेनेरियस टारगेरियन। उसके पास 3 ड्रैगन्स के एग्स थे जिससे ड्रैगन निकल जाते हैं बहुत साल बाद। किसी को लगता था कि ड्रैगन विलुप्त हो गए, लेकिन ड्रैगन निकले और उस रानी के पास 3 ड्रैगन हो गए, डेनेरियस के पास। अब सीन ये था, उसे अपना थ्रोन वापस चाहिए था। वो ये मानती थी जो ये थ्रोन है ये टारगेरियन ने बनाया है, उसके पूर्वजों ने, एगॉन टारगेरियन ने, और इस पे उसी का हक है। अब चूंकि वो अकेली थी, उसके पास सेना नहीं थी, तो कहीं बहुत दूर इलाके से अपनी सेना इकट्ठा करके ड्रैगन के बलबूते या कुछ उसके विश्वास पाते थे, उनसे वो थ्रोन की तरफ बढ़ रही थी। तो जो गेम ऑफ थ्रोन है ना, ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। इसमें पॉलिटिक्स मिलती है आपको, आग उगलने वाले ड्रैगन्स हैं, व्हाइट वॉकर्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और आग की पूजा करने वाले लोग हैं। इसमें मैजिक है, लोगों के पास पावर है, भेष बदलने वाली पावर है, फाइटिंग स्किल्स है, ब्रूटल फाइट्स हैं, बहुत सारे वॉर सीक्वेंसेस मिलेंगे। ईश्वर के प्रति विश्वास, अंधविश्वास, दोनों तरह की चीजें हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर। और साथ में है कंप्लीट न्यूडिटी, पार्शियल भी नहीं है। आप इसको फैमिली के साथ देखने की तो सोचिएगा भी मत। स्टार्टिंग में जब आप इसे देखते हैं तो इस तरह के सीन आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं, लेकिन जब आप इस कहानी के साथ बढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये क्राफ्ट का हिस्सा है। और वो जो कंटेंट है, वो जो कहानी है, सारी चीजें इस शो के ऐसे ओवरलैप करती हैं, इवन आपके माइंड को भी। तो उस तरह की न्यूडिटी बिल्कुल मायने नहीं रखती बाकी शो देखने में। आपका देखने का मोटिव और इंटरेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस शो में, और उन कैरेक्टर्स का जो डेवलपमेंट है ना, वो इतना स्ट्रांगली और इतना प्रिसाइजली बुना गया है कि हर एक बंदे की पर्सनैलिटी डिफाइन है। अगर मैं आपको एक बंदे की भी पर्सनैलिटी बताना चाहूँ तो वो दूसरे से अलग है। सरप्राइज होता है इतनी वाइड थिंकिंग प्रोसेस के लिए, हर इंसान का कैरेक्टर एक दूसरे से डिफाइन करना। इट इज़ अमेजिंग। शो के साथ कुछ कैरेक्टर्स आपके फेवरेट होंगे, हो सकता है बाद में उनको लेकर आपका परसेप्शन चेंज भी हो सकता है, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। जब आप गेम ऑफ थ्रोन्स को देखना स्टार्ट करेंगे, जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, प्लस पॉइंट ये है कि आपको किसी भी तरह के किसी भी सीजन का एंडिंग का वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने फर्स्ट सीजन देखने के बाद ना सीधे 8 सीजन का लास्ट एपिसोड देख लिया था। मुझे लगा कि आई कांट कैरी, मैं इतना देख नहीं पाऊंगी, ये बहुत बड़े हैं। बट यकीन मानिए मैंने वापस से पूरा एपिसोड देखा, इंक्लूडिंग लास्ट एपिसोड ऑफ 8th सीजन। तो ये इतना बिंज वॉच है, इतना आई कैचिंग है, आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ाता है कि खुद को इस कहानी से ना अलग रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं थोड़ा सा अपनी पसंद के बारे में बताऊं तो स्टार्टिंग के 2 एपिसोड बहुत अच्छे हैं, बहुत ही इंगेजिंग है। तीसरा, चौथा, 5वां एपिसोड थोड़ा पैरेलल चलने लग जाता है, थोड़ा सा बोरिंग होता है, हल्का सा स्लाइटली। उसके बाद जो 6ठा 7वां जो इसका ग्राफ ऊपर जाता है, वो ही कम्प्लीटली एनर्जी बूस्टर है। और एंडिंग अच्छी लगना ना लगना वो आप पे डिपेंड करती है। बहुत लोग इसे एक्सप्लेन करते हैं, किसी को ये पसंद आई नहीं आई, बट मेरे लिए ये काफ़ी जस्टिफाइड एंडिंग थी। जब वॉर सीन्स आते हैं और आप इसका बैकग्राउंड स्कोर सुनेंगे, वो डोमिनेट नहीं करता, पर वो इतना पावरफुल इम्पैक्ट डालता है कि आपको लगेगा कि शायद इस तरह की लड़ाइयाँ होती होंगी, या मतलब आप महसूस कर पाएंगे उस वाइब को। एक बहुत ही अच्छा मॉरल मैसेज छुपा है गेम ऑफ थ्रोन्स में। ये उसी तरह से है जैसे हमारे रामायण और महाभारत में है कि सत्य की जीत होती है। अगर आप अच्छे हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, तो इवेंचुअली आपके साथ चीजें अच्छी होंगी। कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड ये मानता है, इतनी सारी पॉलिटिक्स, आप किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें, ब्रूटैलिटी की कोई सीमा नहीं है, इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, ऊपर से मैजिक्स, उसके बावजूद भी ह्यूमन इंटेंशंस मैटर करते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के जो राइटर हैं वो ये बताते हैं, उनकी कहानी भी ये साबित करती है। और साथ ही चाहे दुनिया का 80% आदमी भी गलत इंटेंशन चल रहा हो, अगर 20% इंसान भी सही इंटेंशन से स्ट्रांगली स्टैंड लेने की हिम्मत रखता है तो चीज़ें सही होती हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स ये दिखाता है। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स देख लेंगे तो प्लीज़ मुझे अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में बताइएगा कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा, इंस्पायरिंग लगा, या आप मोटिवेट हुए, या आप इम्प्रेस हुए।
और अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन है गेम ऑफ थ्रोन्स में।